यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान का 2020 का 348 WJ पेपर लेकर के आए हैं। चलिए आपको बताते हैं, पूरा सॉल्व करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं कोनिडिया के द्वारा, कलिका के द्वारा, चल बीजाणु के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा तीसरा, चल बीजाणु के द्वारा करते हैं। ये कोर्स में नहीं था। फिर अगला प्रश्न है, मधुमक्खी में नर का विकास होता है। नर का विकास निषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से, पहले और दूसरे दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मधुमक्खी होती है इसमें नर का विकास अनिषेचित अंडे से होता है, अनिषेक जनन के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? असम में, महाराष्ट्र में, गढ़वाल में, बेंगलोर में। तो चिपको आंदोलन गढ़वाल में शुरू किया गया था, गढ़वाल में। फिर अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और वैक्सीन निर्माण में। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए चौथा वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2 का परागण को परिभाषित कीजिए। देखिए, यहाँ पर हम एक फूल बना लेते हैं, एक फूल का पौधा बना लेते हैं इस तरह से। ये पत्ती हो गई। परागण को अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको बता देते हैं कैसे क्या होगा। और ये यहाँ पर फूल लगा हुआ है, मान लेते हैं इस तरह से। ये इसके पुंकेसर हैं। और एक और पौधा बना लेते हैं। यहाँ पर इसका फूल लगा हुआ है, मान लेते हैं इसके पुंकेसर हैं। तो देखिए, अब परागण की परिभाषा कैसे बताएंगे? तो जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो इसे ही परागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो इसे ही परागण कहते हैं। देखिए, जब उसी पुष्प पर आ रहे हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जब दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। इस तरह से परागण 2 प्रकार का होता है। जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं तो स्वपरागण, और जब किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो पर परागण होगा। तो परागण की परिभाषा क्या होगी? जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे ही परागण कहा जाता है। तो आपको परिभाषा आ गई होगी। फिर अगला है, बाह्य डीएनए एवं संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए कहलाता है। बाहरी डीएनए और संवाहक डीएनए के मिलने से बनने वाला। तो देखिए, ये है, मान लीजिए बाह्य डीएनए, जिसे फॉरेन डीएनए कहा जाता है। बाह्य डीएनए को क्या कहते हैं? फॉरेन डीएनए कहा जाता है, फॉरेन डीएनए। ये हो गया बाह्य डीएनए। और फिर कहा गया कि संवाहक डीएनए, तो इधर लिख लेते हैं संवाहक डीएनए, जिसे वेक्टर डीएनए कहा जाता है। संवाहक डीएनए को क्या कहते हैं? वेक्टर डीएनए कहा जाता है। ये है वेक्टर डीएनए। तो कहा गया बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए। अब इन दोनों डीएनए को मिला दिया गया तो एक नया डीएनए बन जाता है। एक नया डीएनए बना। इस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है। ये जो डीएनए होता है इसे क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। या फिर इसे ही पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहो, चाहे पुनर्योगज डीएनए कहो। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखिए। स्टेम कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो देखिए, जो हमारे शरीर में स्टेम कोशिकाएं होती हैं, ये स्टेम कोशिकाएं
क्या कार्य करती हैं कि जितनी भी हमारे शरीर की रुधिर कोशिकाएं हैं, रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं उनको बनाने का कार्य करती हैं, रुधिर कोशिकाओं को बनाने का कार्य करती हैं जीवन भर। रुधिर कोशिकाओं को, या कहिए कि हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं वो सभी स्टेम कोशिकाओं के द्वारा ही बनती हैं, क्योंकि स्टेम कोशिकाएं बहुसक्त कोशिकाएं होती हैं, बहुसक्त। फिर अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है, खाद्य जाल बनता है, या कह लीजिए फूड वेब बनता है, फूड वेब। देखिए अंतर संबंध का मतलब ये होता है जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं। अब खाद्य श्रृंखला जैसे एक हम ले, ये घास है मान लीजिए, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया। तो देखिए ये एक श्रृंखला हुई। ऐसे ही घास को कोई और भी खाता है, टिड्डे को कोई और भी खाता होगा, मेढक को सांप के अलावा कोई और भी खा लेता होगा। तो इस तरह से जब कई सारा पूरा जाल बन जाता, कहा गया कि खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से, यानी कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहा जाता है या फूड वेब कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हम सभी लोग जानते हैं और कई पेपर में आपको समझाया भी है कि वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद प्रस्तुत किया था या क्रोमोसोम थ्योरी दी थी। वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी ने कब दी थी? तो 1902 में दी थी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। तीसरे का पहला है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसमें 4 बेस, जैसे यहाँ पर C है तो यहाँ पर G होगा और ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर जैसे A है तो डबल बॉन्ड के द्वारा T से जुड़ेगा। ऐसे ही सभी इसमें बनाते जाएंगे, इस तरह से सब बना देंगे। और इसके बाद जो ज़्यादा गहरी खांच है उसको मेजर ग्रुप लिख देंगे, मेजर ग्रुप। जो कम गहरी खांच है उसे माइनर ग्रुप लिख देंगे। ऐसे ही सभी नाम, ये कितनी इसकी लंबाई है, इसको क्या कहते हैं, सारे नाम लिख करके बस ये द्विकुंडली मॉडल हो जाएगा। हमने इसको बनाना बताया है चैनल में, आप लोग जाकर के अच्छे से इसको समझ लीजिए। फिर अगला है, स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन गैसों का उपयोग किया था? तो देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। जो स्टैनले मिलर थे इन्होंने मेथेन का प्रयोग किया था, मेथेन थी। अमोनिया का प्रयोग किया था, अमोनिया थी। और हाइड्रोजन का प्रयोग किया था। मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का प्रयोग इन्होंने अपने प्रयोग में किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, खड़ी फसल क्या है? खड़ी फसल क्या होती है? तो देखिए इसकी परिभाषा आपको बता दें कि विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है। विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर के जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है जिसे स्थित शस्य कहा जाता है, या इसी खास मात्रा को खड़ी फसल कहा जाता है, खड़ी फसल कहते हैं, या स्टैंडिंग क्रॉप अंग्रेजी में कहा जाता है, कहते हैं। और आपको बता दें कि जो खड़ी फसल है इसको जीवित जैविकों की मात्रा से मापा जाता है, जीवित जैविकों की मात्रा से। देखिए अगला क्वेश्चन है, घ नंबर, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों के नाम लिखिए। देखो यहाँ पर लिखा है इन्होंने घास, फिर लिख दिया है इन्होंने बकरी,
फिर लिख दिया है मनुष्य। तो जो घास होती है ये उत्पादक है, और जो बकरी है ये उपभोक्ता है, और वो भी कैसा, शाकाहारी है, या प्राथमिक उपभोक्ता है, लिख दीजिए प्राथमिक उपभोक्ता। और मनुष्य क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है, मांसाहारी है कह लीजिए। अब इसका पोषण स्तर कहा गया है, तो देखिए जो घास है ये प्रथम पोषण स्तर है, प्रथम पोषण स्तर, घास प्रथम पोषण स्तर होती है। जो बकरी है ये द्वितीय पोषण स्तर है, द्वितीय पोषण स्तर। जो मनुष्य है ये तृतीय पोषी स्तर होता है, पोषी स्तर। तो प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर और तृतीय पोषण स्तर, ये इसके पोषण स्तरों के नाम मैंने बता दिए हैं। फिर अगला है मधुमक्खी पालन से मनुष्यों को प्राप्त होने वाले 2 मुख्य लाभ लिखिए। देखिए वैसे तो ये कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको बता दें कि मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है, एक तो लाभ ये हो गया, दूसरा हमें मोम प्राप्त होता है, ये दोनों लाभ हो गए। फिर अगला है मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। आइए इसको समझा देते हैं। देखिए मेंडल ने पृथक्करण के नियम में क्या किया था कि शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, ये शुद्ध लंबे मटर के पौधे थे, इधर शुद्ध बौने पौधे लिए थे, ये शुद्ध बौने मटर के पौधे थे, और फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। तो क्रॉस करवाने पर यहाँ पर संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे। प्रथम पीढ़ी में संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे। ये P1 पीढ़ी थी और ये F1 पीढ़ी थी प्रथम पीढ़ी में। अब जब संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए, इसके बाद इन्होंने द्वितीय पीढ़ी में स्वपरागण करवाया, और स्वपरागण कराने पर जो मेंडल थे इनको शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। ये जीनोटाइप अनुपात था, यानी एक शुद्ध लंबा पौधा था, 2 संकर लंबे पौधे थे और एक शुद्ध बौना पौधा था, ऐसे हम मान सकते हैं। और अगर फिनोटाइप अनुपात देखा जाए तो देखिए ये भी लंबा था, ये भी लंबा था, ये भी लंबा था, 3 लंबे पौधे थे, तो 3:1 का अनुपात ये फिनोटाइप अनुपात था, फिनोटाइप। तो इस तरह से इसको बता देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में मुकुलन तथा अमीबा में बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। जो ईस्ट होता है इस तरह से जैसे बना हुआ है, तो इसी में कहीं इस तरह से बड निकल आती है, और ये बड टूटकर गिर जाती है, कुछ समय बाद नया पौधा हो जाता है। और जो अमीबा है इसमें बीजाणु जनन कहा गया, तो ये पुटी बना लेता है, और पुटी के अंदर कई सारे बीजाणु भरे होते हैं, फिर ये फट जाता है, इस तरह से कई सारे अमीबा निकल आते हैं, तो ये पुटी भवन हो जाएगा और ये मुकुलन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कोर्स में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रोग जनक क्या है? मनुष्य में टाइफाइड, ज्वर तथा सामान्य जुकाम उत्पन्न करने वाले रोग जनकों के नाम और इन रोगों के लक्षण लिखिए। तो देखिए रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोग जनक कहते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें ही रोग जनक या पैथोजन कहा जाता है। पैथोजन अंग्रेजी में। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोग जनक कहते हैं। अब कौन कौन से रोग जनक? जैसे विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक यानी फंजाई और प्रोटोजोअन्स। जैसे प्रोटोजोअन्स में मलेरिया रोग हो जाता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, ऐसे ही बहुत सारे हैं। हेलमिंथ भी ले लीजिए, हेलमिंथ, ये सब क्या होते हैं? रोग जनक होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। अब देखिए जीवाणु जैसे ये रोग जनक है, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? जो भी जीवाणु आएगा वो सब क्या है? रोग जनक है।
आप कहा गया कि मनुष्य में टाइफाइड ज्वर तथा सामान्य जुकाम उत्पन्न करने वाले रोग जनकों के नाम लिखिए। अगर टाइफाइड की बात की जाएगी, टाइफाइड की बात, तो टाइफाइड ज्वर जो उत्पन्न होता है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और टाइफाइड में होता है क्या वास्तव में कि इसमें आंत में ये संक्रमण करता है, आंतों की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देता है। इसमें लगातार बुखार रहता है और शरीर पर गुलाबी चकत्ते पड़ जाते हैं, गुलाबी चकत्ते। ये देखिए कहा गया था इसमें रोगों के लक्षण बताइए, तो वही बता रहे हैं। और सामान्य जुकाम जो है, सामान्य जुकाम में क्या होता है कि ये जो सामान्य जुकाम है ये राइनो वायरस के कारण होता है, राइनो वायरस के कारण सामान्य जुकाम हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। और भी आप बता सकते हैं कि गले में खराश रहती है, सिर दर्द रहता है, कई सारे इसके लक्षण हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए वाहित मल का प्राथमिक तथा द्वितीयक उपचार। देखिए प्राथमिक वाहित मल का उपचार भौतिक होता है। जो प्राथमिक वाहित मल का उपचार है ये कैसा होता है, भौतिक होता है। जबकि द्वितीयक वाहित मल का उपचार कैसा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ये हो जाएगा अंतर। फिर है रासायनिक उर्वरक और जैव उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो रासायनिक उर्वरक होते हैं इसमें जैविक पदार्थ नहीं होता है, जैसे पेड़ पौधों के अवशेष हैं आदि चीजें इसमें नहीं होती हैं, जैविक पदार्थ नहीं होता है। जबकि जैव उर्वरक में जैविक पदार्थ पाया जाता है, यह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए 5 नंबर का है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ट्रांसजेनिक जंतु और मानव इंसुलिन। अब ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं, देखिए जेनेटिक, इसको यहां बता देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित जंतु ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित जंतु ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। और आपको बता दें इनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि टिप्पणी लिखी गई तो कई सारी चीजें लिख देंगे। इन जंतुओं का बनाने का उद्देश्य है, जैसे कोई दूध देने वाला जंतु है बनाया गया है तो अधिक दूध देना, अधिक दुग्ध उत्पादन करना और उत्तम गुणवत्ता वाला मांस, या फिर कह लीजिए कि उत्तम गुणवत्ता व अधिक मात्रा में मांस उत्पन्न करना। ऐसे ही आप बता सकते हैं इसमें कि अधिक अंडे देने की क्षमता का विकास करना। तो इसी तरह से कई सारे आप इसके उद्देश्य भी बता सकते हैं। फिर अगला है मानव इंसुलिन संश्लेषण, यानी मानव में इंसुलिन का संश्लेषण कैसे होता है। तो देखिए कई बार मैंने इसको समझाया है, अभी कल भी वीडियो में था, उसके पहले वाले वीडियो में था कि इंसुलिन का उत्पादन कैसे किया जाता है। एक जीवाणु कोशिका ई कोलाई ली जाती है, मानव की कोशिका ली जाती है, इसके प्लाज्मिड को निकाल लिया जाता है और इसमें से वो इसके डीएनए को निकाल लिया जाता है। फिर इस प्लाज्मिड को कट किया जाता है और फिर इसके डीएनए को भी कट करके इंसुलिन वाला जीन निकाल लिया जाता है। तो मान लीजिए इसका डीएनए कट आया है और इसका भी इंसुलिन वाला जीन आ गया है। इस तरह से फिर ये लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिए जाते हैं, तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। और जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है तो इसको जीवाणु कोशिका में डाल देते हैं और जीवाणु कोशिका में डालने के बाद गुणन करता है और इस तरह से क्या होता है कि इंसुलिन उत्पादन शुरू हो जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो देख लीजिए।
फिर अगला है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादक एवं अपघटक, प्राथमिक अनुक्रमण तथा द्वितीयक अनुक्रमण। तो देखिए पहले उत्पादक देख लेते हैं। जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक क्या हैं? उत्पादक हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं। और आपको बता दें, जो अपघटक हैं ये क्या होते हैं? तो जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक हैं, सूक्ष्म जीव अपघटक हैं। एक अंतर ये हो गया। आप दूसरे अंतर में बता सकते हैं कि जो हरे पौधे हैं ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे या उत्पादक आप कह सकते हो, उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि जो अपघटक होते हैं ये भोजन के लिए, अपघटक क्या करते हैं? भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। या कहिए कि जो मृत व सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनका अपघटन करके। फिर अगला है प्राथमिक अनुक्रमण तथा द्वितीयक अनुक्रमण। तो ये कोर्स से हटा हुआ है, हम भी हटा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? देखिए जो मानव है ये एक लिंगी प्राणी है। इसमें पुरुष अलग होता है और स्त्री अलग होती है, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। ये पुरुष है, पुरुष के गुणसूत्र XY, स्त्री के गुणसूत्र XX हैं। अब इसका X गुणसूत्र यहां निकाल लेते हैं, यानी कि गैमीट्स को निकाल लेते हैं और इसके गैमीट्स को भी निकाल लेते हैं और क्रॉस करवा देते हैं। तो क्रॉस करवाने पर कुछ इस तरह से आता है। जहां जहां पर Y आया है ये पुत्र हो जाएंगे, जहां जहां Y नहीं है, XX ही है, ये पुत्रियां हो जाएंगी। इस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। फिर अगला है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया समझाइए। देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया माने PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये क्या करता है कि बहुत ही कम समय में DNA की कॉपी करता है, DNA की कॉपीज बनाता है, प्रतिलिपियां तैयार करता है। यानी जो PCR होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया होती है, इसके द्वारा DNA खंड की बड़े कम समय में कॉपीज तैयार की जाती हैं, अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। और आपको बता दें इस जो PCR है इसकी खोज कैरी मुलिस ने की थी, कैरी मुलिस ने PCR की खोज की थी। और इसमें स्थिर ताप एंजाइम टक DNA का प्रयोग किया जाता है। स्थिर ताप एंजाइम टक DNA पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। स्थिर ताप एंजाइम टक DNA पॉलीमरेज एंजाइम का इसमें प्रयोग किया जाता है। और यह DNA जो है ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, जो गर्म झरनों व हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं। फिर अगला है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। आइए इसको दिखा देते हैं। देखिए ये प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र है। ये प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र हम दिखा रहे हैं। इसी तरह से आप लोग शॉर्ट ले लीजिए और बना दीजिएगा। और इसको अगर पूरा अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि क्या क्या इसमें कहां कहां हुआ है, तो मैंने चित्र पर अच्छी तरह से समझाया हुआ है। आप हमारे चैनल में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र या मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जाकर के देख लीजिए, पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो यहां से शॉर्ट लेकर इसको आप बता सकते हैं। फिर अगला है, आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। आनुवांशिक कूट देखिए बहुत ही सरल सी परिभाषा आपको बता देते हैं आनुवांशिक कूट की। जो DNA होता है, DNA अणुओं में स्थित नाइट्रोजिनस क्षारकों का वह अनुक्रम
वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होता है, उसे ही आनुवंशिक कूट अथवा जेनेटिक कोड कहते हैं। डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होता है, उसे ही आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड कहा जाता है। फिर कहा गया इसकी 4 विशेषताएं बताइए। जो आनुवंशिक कूट होते हैं ये कामा विहीन होते हैं, आनुवंशिक कूट कामा विहीन होते हैं। और आपको बता दें कि ये 3 नाइट्रोजनस क्षारकों का बना होता है, यानी कोडान जो होता है, प्रत्येक कोडान 3 नाइट्रोजनस क्षारकों का बना होता है। ये 2 विशेषताएं हो जाएंगी। 2 और बता देते हैं। तो एक कोडान एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। जो एक कोडान होता है वो केवल एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, एक कोडान। और आपको बता दें जो जेनेटिक कोड है या आनुवंशिक कोड है ये वायरसों, जीवाणुओं आदि जीवों में समान होते हैं। फिर अगला है जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को किस प्रकार बढ़ाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को किस प्रकार बढ़ाते हैं। देखिए जो जैविक उर्वरक होते हैं वो क्या करते हैं कि सूक्ष्मजीव होते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं उन सूक्ष्म जीवों को ही जैविक उर्वरक कहा जाता है। और ये मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो कहा है किस प्रकार बढ़ाते हैं। तो जैसे राइजोबियम है, जो राइजोबियम जीवाणु होता है ये दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, फिक्सेशन करता है, यानी वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा तक लाता है। तो इस तरह से वृद्धि करता है। फिर अगला है प्रतिबंधन एंजाइम तथा लाइगेज एंजाइम के कार्य लिखिए। देखिए जो प्रतिबंध एंजाइम है ये क्या कार्य करता है, ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है, डीएनए को कट करता है। जबकि जो लाइगेज एंजाइम है ये डीएनए को जोड़ता है, डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है और ये कट करने का कार्य करता है। फिर अगला है मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। जो मानव में मादा जनन तंत्र है कहा गया है कि इसका वर्णन नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। तो देखिए इसका चित्र बनाना मैंने अपने चैनल में बहुत ही आसान तरीके से बताया है। आप लोग जा करके उस चित्र को देख लीजिए, समझ लीजिए और वैसे ही बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ भी बनाकर आपको बता दिया है, ऐसे ही बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का उल्लेख कीजिए। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होते रहने से बहुत सारे नुकसान हैं, इसलिए आवश्यकता है। और इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। तो परिवार नियोजन की विधियां 2 मुख्य आप बता सकते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, यानी नसबंदी और नलबंदी। पुरुषों में नसबंदी और स्त्रियों में नसबंदी एक तरह से कह सकते हैं। तो इसका फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है समजातता तथा समरूपता क्या है, इन्हें उदाहरण सहित समझाइए। समजातता और समरूपता में अभी जल्दी ही अंतर मैंने समझाया हुआ है, बहुत ही सरल भाषा में उदाहरण सहित समझाया है। आप लोग जाकर के वो वीडियो देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अनुकूली विकरण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। जैसे कोई एक जाति यहाँ पर रह रही है और कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ इसमें से जीव जंतु उड़कर किसी दूसरी जगह चले गए और वहां पर उनका विकास होने लगा, फिर वहां उनकी जातियों का विकास हो गया, तो इसे ही अनुकूली विकरण कहा जाता है। उदाहरण देकर अच्छी तरह से मैंने अपने चैनल में समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देखिए। अनुकूली विकरण वाली टिप्पणी तुरंत समझ में आ जाएगी। फिर अगला है पारतंत्र के फास्फोरस चक्र का वर्णन कीजिए। तो ये कोर्स में नहीं है। फिर अगला है भारत में वन्य प्राणियों पर एक निबंध लिखिए। वन में जो प्राणी पाए जाते हैं, वनों में जो जंतु पाए जाते हैं, उन पर एक लेख, एक ही निबंध लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, आराम से समझा सकते हैं। हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।
और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।